दोस्तों, नेपाल एक ऐसा देश है जो आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हिमालय की गोद में बसा हुआ दुनिया का सबसे खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट में से एक। लेकिन आज वही नेपाल एक ऐसे क्राइसिस से गुजर रहा है जहां उसका फ्यूचर अनसर्टेन दिख रहा है। नेपाल को लोग जन्नत भी कहते हैं, यानी हेवन ऑन अर्थ। टूरिस्ट के लिए माउंट एवरेस्ट, पोखरा की लेक, काठमांडू के टेम्पल्स और यूनिक कल्चर एक ड्रीम डेस्टिनेशन है। फेस्टिवल जैसे दशहरा, दीपावली को त्योहार भी कहते हैं, जो इस बार अक्टूबर में मनाई जा रही है, सिर्फ नेपाल के लोग नहीं, टूरिस्ट भी बड़े एक्साइटमेंट से सेलिब्रेट करते थे। नेपाल के लोग सिंपल और हैप्पी लाइफ जीते। टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर दोनों ही इकोनॉमिक के बैकबोन थे नेपाल में। लेकिन 15 साल की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वीक गवर्नेंस ने नेपाल की ग्रोथ को रोक दिया। करप्शन, बैड पॉलिसीज और लैक ऑफ विजन की वजह से एक डेवलपमेंट नेशन होने के बावजूद भी नेपाल अंडर डेवलपमेंट का शिकार बन गया। यूथ को जॉब्स, अपॉर्चुनिटीज और सिक्योर फ्यूचर नहीं मिला। इस वजह से लाखों नेपाली स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अमेरिका माइग्रेट कर गए ताकि वो अपनी लाइफ को बिल्ड कर सके। लेकिन सितंबर 2025 में एक अनएक्सपेक्टेड डिसीजन आया। गवर्नमेंट ने मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और कम्युनिकेशन ऐप पर बैन लगा दिया। रीजन क्या था? पब्लिक को कंट्रोल करना, उनकी वॉइस को दबाना। लेकिन ये बैन नेपाल के जेनजी यानी जनरेशन ग्लोबल को बिल्कुल मंजूर नहीं था। डिजिटल जनरेशन जो ऑनलाइन दुनिया से कनेक्ट होता था, उन्होंने तुरंत प्रोटेस्ट शुरू किया और फिर शुरू हुआ सबसे बड़ा आंदोलन। दोस्तों, असली वजह और भी गहरी है। नेपाल के करप्ट पॉलिटिशियन सिर्फ देश के रिसोर्सेज लूट के खुद अमीर बनते जा रहे थे। जब आम आदमी, यूथ जॉब्स के लिए देश छोड़ने पर मजबूर हो गए, तब उन्हीं पॉलिटिक्स के नेपो किड्स यूरोप, अमेरिका, दुबई जाके लग्जरी लाइफ एंजॉय करते रहे। बड़ी कार्स, मेंशन, फ्लैशी लाइफस्टाइल, सब कुछ। जब यूथ और इंडिपेंडेंट मीडिया ने इन नेपो किड्स की लग्जरी जिंदगी को एक्सपोज करना शुरू किया, तब सरकार ने बैन लगाने का डिसीजन लिया। एक्सक्यूज बनाया नेशनल सिक्योरिटी और साइबर क्राइम। लेकिन असली में ये उनकी करप्शन छुपाने का तरीका था। सबसे हार्ट ब्रेकिंग जो चीज़ सबको हिला के रख देती है, प्रोटेस्ट के दौरान रिपोर्ट्स आई है कि कुछ जगहों पर सिक्योरिटी फोर्सेस एंड आर्म ग्रुप्स ने दिन दिहाड़े गोली चलाई है। स्कूल गोइंग यूनिफॉर्म में रहे बच्चों पे गोली चलाई। दिन दिहाड़ी आम जनता पे टीयर गैस फायर किया गया है। प्रोटेस्ट जो था बहुत अशांतिपूर्ण था। इस तरह के एक्शन ने पब्लिक के गुस्से को और बढ़ा कर दिया। लोग रोड्स पर और ज़्यादा निकल आए और सिचुएशन और ज़्यादा एक्सप्लोसिव बन गया। ये वजह सिर्फ पॉलिटिक कन्फ्लिक्ट नहीं, अब एक ह्यूमन ट्रेजिडी बन गया है। प्रोटेस्ट बहुत ही शांतिपूर्ण शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे वायलेंट हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मोर देन 30 पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। 500 ज़्यादा पीपल इंजर्ड है, हॉस्पिटलाइज्ड है, 5 हॉस्पिटल भी फुल पड़े हैं। लोगों ने पॉलिटिशियंस को भगा के मारा, बीच सड़क में मारा, पानी में मारा। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री KP ओली अपनी कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो गए और रिजाइन देकर देश छोड़ के ही भाग गए। ये सब नेपाल के इतिहास का एक सबसे बड़ा पॉलिटिकल कोलैप्स है। ओली के भागने के बाद एक हिस्टोरिकल मूवमेंट भी आया नेपाल में। नेपाल की पहली फीमेल चीफ जस्टिस सुशीला कार्की, जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, उनके पहचान एक ऑनेस्ट और स्ट्रिक्ट जज की रही है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल कर पाएगी? क्या वो करप्शन के जंगल को तोड़ के नेपाल को एक नए मार्ग की तरफ ले जाएगी, या फिर ये क्राइसिस उनकी लीडरशिप को भी अंडरकट कर देगा? अब क्या होगा नेपाल में? नेपाल जो कभी आज़ाद और एक खुशहाल देश था, आज अपने ही टफेस्ट फेज में है। टूरिज्म, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल ट्रस्ट सब कोलैप्स के एज पर है। अब देखना यह है कि नए प्राइम मिनिस्टर के अंडर में नेपाल उठेगा या फिर गिरेगा। दोस्तों, नेपाल की कहानी एक लेसन है कि अगर गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग ना हो, एक खुशहाल देश भी क्राइसिस में डूब सकता है। आपको क्या लगता है, सुशीला कार्की नेपाल के यूथ, बच्चों और इकोनॉमिक को बचा पाएगी, या ये क्राइसिस उनका फ्यूचर और अंधेरे में धकेल देगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए, जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना।